हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हम इसमें कर चुके हैं। अब जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी वो हमारी थी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। हमने इम्पैक्ट में भी जो स्पेशल बात पढ़ी थी वो पढ़ी थी, मतलब एज ए कंज्यूमर और एज ए प्रोड्यूसर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे। मतलब एक तरह से हमने उसमें एडवांटेज बताई थी, एक अच्छी बातें बताई थी जो ग्लोबलाइजेशन की इंडिया के ऊपर पड़ रही हैं। ठीक है, लेकिन हर चीज़ का एक नेगेटिव जो है दूसरा पहलू भी होता है, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी उसका इंडिया के ऊपर पड़ रहा है, वो दिखाते हैं। उसके लिए आप अपनी बुक में एनसीईआरटी की बुक का ये पेज नंबर आपका 68, यस 68 पेज नंबर है एनसीईआरटी की बुक का, ये निकाल लीजिए। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको लर्न करने की और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। स्मॉल प्रोड्यूसर compete और प्रेश स्मॉल प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं ग्लोबलाइजेशन से, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ग्लोबलाइजेशन होने से। फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ पॉज्ड मेजर चैलेंज। स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास या वर्कर्स के पास ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत मतलब परेशानी खड़ी हो जाती है। ये एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, राइजिंग कंपटीशन बढ़ जाता है उनके बीच में, तो उसके बारे में एक एग्जांपल है। पढ़ते हैं इसको। ये एग्जांपल है रवि के बारे में, इसे मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। रवि जो है वो उसने एक छोटा सा अपना बिजनेस शुरू कर रखा है, और वो बिजनेस किसका है, वो आप कह सकते हो कि जो भी ये इलेक्ट्रिक सामान बनता है, इलेक्ट्रिक सामान इन द सेंस जो टेलीविजन्स बन रही हैं या लाइटें बन रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक होम के कोई भी आइटम्स बन रहे हैं, उनके अंदर कोई चीज़ लगती है, कोई आइटम लगता है जिसको वो प्रोड्यूस करता है, वो बनाता था। ठीक है, और 3 साल में ही उसने जैसे ही काम शुरू किया, विदिन 3 ईयर्स उसने अपने नीचे बहुत सारे वर्कर्स को भी लगा लिया। लगभग 20 वर्कर्स को उसने लगा लिया, यानी कि आप कह सकते हो कि 20 लोगों को उसने अपने काम के बिहाफ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जो खाली थे। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसका स्ट्रगल उस टाइम पे और ज़्यादा बढ़ गया जब 2001 में, कब 2001 में WTO ने कहा कि जो भी आप कह रहे हो कि ये जो इस टाइप की चीज़ें जो वो बनाता था, कौन, रवि जो चीज़ें बना रहा था, जो जिस चीज़ की उसकी प्रोड्यूसिंग की फैक्ट्री थी, तो WTO ने कहा कि अब लोग हम इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। मतलब आप कह दो इम्पोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो रिमूव कर दी थी, हटा दी थी। यानी अब सामान जो है वो विदेशों से भी आ सकता था। विदेशों से जब सामान आ रहा था तो उसमें उसके सामान को नहीं पूछा जा रहा था, विदेशों का सामान ज़्यादा आ रहा था उस कंपनी में। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी MNC ने, मल्टीनेशनल कंपनी ने मिलके, और जिस कंपनी में वो अपना माल बेचता था उसको ही खरीद लिया, और उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी चाह रही थी कि अब जो रवि है उससे माल ना लिया जाए, उससे रॉ मटेरियल ना लिया जाए, बल्कि अब अपने ही कोई और ढूंढा जाए जिससे कि रॉ मटेरियल लिया जाए। ठीक है, तो अब रवि को बहुत दिक्कत हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसने जो काम शुरू किया था वो धीरे धीरे दूसरों के हाथ में जा रहा था। अब क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा काम नहीं दे रही हैं, वो क्या कर रही हैं, डायरेक्ट किसी बड़े के साथ अपना नाम चला रही हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे ही WHO ने 2001 में अपना जो गवर्नमेंट ने रिमूवल रिस्ट्रिक्शंस था उसको रिमूव कर लिया, यानी कि जो इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ लगती थी, कस्टम ड्यूटीज़, वो बंद कर दी, वो टैक्स लगाना बंद कर दिया। तो वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही जो टेलीविज़न थे उनकी जो भी डिमांड थी वो किसे दे दी गई, एक बड़ी सी कंपनी को दे दी गई, मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू। और इस टाइम पे फिर रवि के जो काम था वो बिल्कुल आधा रह गया। आप कह सकते हो कि रवि की हालत रोड पे आ गई। रवि क्यों आ गया रोड पे? क्योंकि अब MNC आ गई थी और अब छोटे छोटे प्रोड्यूसर को कोई अपना काम नहीं देता, सारा का सारा काम बड़ी कंपनीज़ को मिलता था। ठीक है, हुआ क्या उसके बाद ईयर 2020, आप कह सकते हो कि रवि ने 1992 में स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक ठाक उसका चलता रहा 3 साल तक बिजनेस। उसके बाद क्या हुआ कि 2001 में जैसे ही WTO ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ आने दिया, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, वैसे ही यहाँ बहुत से लोग आ गए। ठीक है,
और उन्होंने यहाँ के वर्कर्स की हालत जो है वो ख़राब कर दी। ठीक है, अब रवि के बारे में जो बात कर रही है कि रवि ने क्या किया, रवि के पास क्योंकि पैसा नहीं होता था तो रवि ने अपने जो भी उसने काम शुरू किया था उसका लगभग आधा काम ही वो कर पाता था। ठीक है, और उसके साथ जहाँ पहले उसके 20 वर्कर्स काम करते थे वहाँ सिर्फ अब 6-7 वर्कर ही रह गए थे, बाकी सब काम छोड़कर चले गए थे। फिर रवि के बहुत सारे जो फ्रेंड थे इसी से रिलेटेड, जिन्होंने यही इसी जैसी फैक्ट्री कर रखी थी, हैदराबाद में थे, चेन्नई में थे, उन्होंने तो अपनी फैक्ट्री ही बंद कर दी थी। ठीक है, तो वो यही बता रहे हैं कि कंपटीशन कैसे बढ़ता है। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी कि राइजिंग कंपटीशन कैसे होता है। क्या हुआ इसमें राइजिंग कंपटीशन के हिसाब से, कोई बताएगा एक बारी? नहीं बता सकते, चलिए मैं बताती हूँ। राइजिंग कंपटीशन में आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे कंट्री लिबरल हुई, जैसे जैसे ओपन किया गया अपने यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, उसी वैसे वैसे ही छोटे जो कारीगर थे, जो गरीब थे वर्कर थे, उनको बहुत लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद आ रहा है इसमें बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक, टॉयज, tires, dairy products and vegetable oil are some example of industrial where the small manufacturers have been hit hard due to competition। बैटरी हैं, प्लास्टिक के खिलौने हैं, टायर हैं, डायरी हैं, या कोई ऑयल है। ठीक है, ये सब ऐसे इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कंपटीशन के कारण छोटे छोटे लोगों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी है। कई हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, लगभग 2 करोड़ लोग इसमें काम पे लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा चलिए इसका आगे वाला हम एक पोर्शन करने वाले हैं। उसमें बताया इन्होंने, ये तो रवि की स्टोरी बताई थी, हालांकि एग्ज़ाम में नहीं आती। अब अगली स्टोरी जो है वो है एक गारमेंट वर्कर की। कौन है गारमेंट वर्कर? सुशीला। कितने ईयर्स ओल्ड है सुशीला? 35 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, सुशीला जो 35 ईयर्स ओल्ड है वो दिल्ली में काम करती है एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, और उसे बहुत साल हो गए हैं यहाँ पे। आप कह सकते हो कि उसे मतलब उसकी पॉलिसी भी है उस और मतलब उसको यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत पैसा मिलता था। अगर मेडिकल लीव लेती थी उसकी भी छुट्टियाँ मिलती थी। ठीक है, लेकिन 1990 के बाद, 1990 के बाद धीरे धीरे उसकी फैक्ट्री जो है बंद हो गई, और 6 मंथ तक काम ढूंढने के बाद उसे फिर थोड़ा बहुत काम मिला, क्योंकि घर तो चलाना ही था। उसने काम में क्या किया, उसका काम की जो फैक्ट्री थी वो लगभग 30 किलोमीटर दूर थी, और इस फैक्ट्री में मतलब इस फैक्ट्री में पहले की तरह परमानेंट वर्कर नहीं थी अब वो सुशीला, अब डेली बेसिस की वर्कर बन गई थी, और अब सैलरी भी पहले के मुकाबले बिल्कुल आधी मिलती थी। और अब सुशीला क्या करती थी, 7:30 बजे जाती थी सुबह, और रात को 10 बजे वापस आती थी। ठीक है, तो इस तरह के काम सुशीला को जो है करने पड़े। कब? जबकि उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि खाली इतना ही नहीं था, ये जो नई फैक्ट्री थी इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, इसमें पैसा भी कम दिया जाता था, इसमें मेडिकल अलाउंस भी नहीं दिए जाते थे। तो क्योंकि ये प्राइवेट फैक्ट्री थी और किसी फॉरेनर ने इसको काम शुरू किया था, तो अब वो क्या कर रहे थे कि फॉरेनर्स का मेन काम होता है कि चीप लेबर इकट्ठा करना, और चीप लेबर के लिए वो इंडिया में ही आते हैं, और इंडिया के लेबर जो हैं अच्छी क्वालिटी, अच्छा काम करके देते हैं, वो भी सस्ते रेट में। ठीक है, तो मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था रवि का, जो एक फैक्ट्री छोटी सी प्रोड्यूसर है छोटा सा, और दूसरा मैंने बताया है आपको सुशीला का। रवि जो प्रोड्यूसर है उसको भी ग्लोबलाइजेशन से नुकसान होता है, और जो सुशीला आप कह रहे हो सिंपल सा वर्कर है उसको भी ग्लोबलाइजेशन से नुकसान होता है, क्योंकि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आता है वैसे ही बड़ी कंपनी सोचती है कि मज़दूरों को कम से कम सैलरी दी जाए, और वो उसके कई सारी चीज़ों में कटौती कर लेते हैं, जैसे मेडिकल लीव में कटौती कर लेते हैं, और जो प्रोविडेंट फंड है वो नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हमने
कुछ तरीके एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया कि आपको कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। ठीक है, पहला इम्पैक्ट जो ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव पड़ा था वो रवि के ऊपर था, क्योंकि वो एक छोटा प्रोड्यूसर था। और अब जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ा जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू किया वो सुशीला का है, क्योंकि सुशीला भी एक सिंपल वर्कर है और पहले वो एक परमानेंट वर्कर की तरह काम करती थी, परंतु आज वो क्या कर रही है, एक डेली बेसिस का जो वर्कर है उसकी तरह काम करना उसे पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपकी बुक में ही आपकी बुक में हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो करेंगे द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन। ओके, थैंक यू।